हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोस जो है अपलोड नहीं की है और हम बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस जो है डिस्कस कर रहे थे और इसके हमारे 2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं और तीसरा हमने पढ़ना है। तो होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन, वैचारिक चर्चा और इसकी राजनीतिक धरोहर। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले होप सो आपको इससे पहले वाली जो वीडियोस मैंने बनाई थी वो आपको समझ आई होंगी और ये भी आपको समझ आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3rd चैप्टर, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन और मतलब ये आंदोलन हुए क्यों, नेशन के लिए जो राष्ट्र है उसके लिए आंदोलन क्यों हुए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 में इसको स्थापित किया गया, यानी हमें आज़ादी मिली। और इससे अगर हम पहले की बात करें तो भारत जो है अंग्रेज़ों के अधीन में था और उनके मतलब जैसा वो चाहते थे उसी तरीके से हमारे भारतीय लोग काम करते थे और उन्होंने हमें पूरे तरीके से अपने वश में किया हुआ था। मतलब जिस तरीके से वो चाहते थे वो उसी तरीके से काम करते थे। तो वो निरंकुश रूप से भारत में क्या करते थे, शासन चलाते थे, मतलब उन पे कोई अंकुश नहीं था। तो इसी वजह से भारतीयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, उनका वो शोषण भी करते थे। तो जब ये सारी चीज़ें देखी गई तो इसके लिए कोई तो स्टेप उठाना ही था। तो इसलिए काफ़ी सारे नेशन राष्ट्र के लिए बहुत सारे आंदोलन जो है किए गए। तो किस चीज़ के लिए, ताकि यहाँ पे जो उपनिवेशवाद है, मतलब उपनिवेशवाद मतलब जो अंग्रेज़ों ने हमें अपने अंडर में किया हुआ था उस टाइम पे, तो हम उनके कहीं ना कहीं क्या थे, उपनिवेशी थे। जैसा वो चाहते थे हम उसी तरीके से काम करते थे। तो इसकी वजह से जो शोषण हम पे हुआ उसको देखते हुए, उस प्रतिक्रिया को देखते हुए राष्ट्रवाद की उपज, मतलब कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला और जिसकी वजह से अपने देश के लिए प्रेम, श्रद्धा, इस चीज़ को देखकर जो है बलिदान की भावना हमारे जो नेशनल हीरोज़, मतलब जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया, उनके दिल में ये सारी चीज़ें आई और उन्होंने जो है इसको एक राष्ट्रवाद का नाम भी दिया। तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी उस टाइम पे आंदोलन किए गए और किसका इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था या कैसे, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा बहुत इसका इंट्रो था और इसके बारे में हमें आगे जानना है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति तथा विकास के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो यानी इसमें हम जो 19वीं सेंचुरी में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास किस तरीके से हुआ है, इसके कौन कौन से रीजंस थे। तो इसमें बताया गया कि जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत की स्वतंत्रता का अगर हम इतिहास देखें तो एक लंबे संघर्ष का एक इतिहास इसको हम मानते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा संघर्ष चला था अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो स्वतंत्रता से पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि जो यहाँ पे स्थापित ब्रिटिश शासन था वो किस उद्देश्य से भारत में था, कि उनको आर्थिक रूप से किसका शोषण करना था, भारतीयों का शोषण करना था और साथ साथ में भारत की संस्कृति का पतन भी करना था। तो उनका मेन मोटिव था अपने आप को आगे बढ़ाना और इंडिया के यानी भारत के अंदर जो है आर्थिक शोषण करना और जो हमारी संस्कृति है उसको धीरे धीरे करके यहाँ पे ख़त्म करना। तो 19वीं शताब्दी के मतलब 50 वर्ष तक वो भारतीयों का इतना ज़्यादा पतन कर चुके थे कि इतिहासकारों ने इसको किसका नाम दिया, काला युग भी इसको कहा गया। ठीक है, तो इसको मतलब काला युग के नाम से भी जाना गया। और इंडिया मतलब भारत की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही एक कमज़ोर राष्ट्र बन चुका था उस टाइम तक। तो हिंदू धर्म में आपको पता ही है कि समाज में इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई धार्मिक ग्रंथ, देवी देवता, रीति रिवाज, जितने ये बहुत सारे जैसे कि आडंबर जैसे इसमें बताए गए हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें बताई गई कि इन सबको हमारे देश के लोग मानते थे, है ना। तो इससे जो है उसके बाद लोग भाई जैसे देखा गया कि ये सारी चीज़ें मतलब हमारे देश के अंदर इतने आडंबर होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है या फिर जो भी जिनकी सोच जैसी भी है। तो अब इसमें ये था कि भाई जो लोग ईसाई धर्म था उसकी तरफ आकर्षित हुए। ठीक है, और ईसाई धर्म की तरफ अंग्रेज़ों ने मतलब क्या है अब हमारे लोगों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश की। तो जिससे क्या हुआ,
अंग्रेजी शासन से छुटकारा पाने के लिए सन 1957 में, है ना। तो 1957 में भारतीय द्वारा जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, ठीक है। तो जैसा आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो अगर हम बात करें इसकी अब कुछ पॉइंट्स की कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति और उसके मेन रीजंस क्या थे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके कुछ निम्नलिखित उत्तरदायी जो थे कारण, है ना। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा विदेशी शासन, है ना। तो विदेशी शासन में आपका आ जाएगा कि भाई जो सन 1957 का विद्रोह था उसके बाद भारतीयों में यह जो भावना थी वो पूरी तरह से जागृत हो गई थी कि भाई अंग्रेज विदेश मतलब जो है विदेशी हैं। ऑफ कोर्स भाई क्या था कि भारतीयों में अब ये भावना आ चुकी थी कि भाई ये जो अंग्रेज हैं भाई वो विदेशी हैं और वो कभी भी उनके हित के लिए तो कभी राष्ट्र चला नहीं सकते, क्योंकि सारा हित इसमें किसका था, विदेशों का था, मतलब जो अंग्रेज थे उनका था, है ना। तो इस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत सख्ती उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये विद्रोह हुआ था 1857 का, तो अंग्रेज़ों ने इसे बहुत दबाने की कोशिश की थी, बहुत ही मिसबिहेव किया था इंडियंस के साथ, बहुत गलत तरीके का व्यवहार किया था। तो उससे जो भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति जो थी बहुत ज़्यादा घृणा जो भावना थी वो जागृत हो गई थी, क्योंकि उनके साथ बहुत 1857 का जो विद्रोह था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो था मतलब बहुत ज़्यादा गलत तरीके का व्यवहार किया गया था किस पे, भारतीयों पर। तो इस वजह से एक घृणा की भावना जागृत हो गई थी किसके अंदर, भारतीयों के अंदर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है आपका धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कि भाई अब कई शताब्दियों की गुलामी के कारण भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बहुत गिरावट आ गई थी। अब आपने देखा ही होगा कि भाई हमारा जो धर्म या अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो हम कई टाइम तक जो थे गुलामी में रह चुके थे, तो उससे क्या हुआ, सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक जीवन बहुत ही ज़्यादा उसमें गिरावट आ चुकी थी। तो अंग्रेजी शिक्षा तथा ईसाई धर्म का जो प्रचार था उसके कारण हम जो अपनी संस्कृति थी, है ना, वह अपनी यानी भारतीय लोग जो थे अपनी संस्कृति तथा धर्म को भूलने लग गए थे। धीरे धीरे करके अंग्रेजी शिक्षा इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लग गया, उसका प्रचार होने लग गया था। तो जो हमारी धरोहर, हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो एक धर्म था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, उसमें गिरावट आ चुकी थी, जिससे क्या हुआ, जीवन में बहुत ज़्यादा बुराइयां उत्पन्न हो गई थी, बुराइयां बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत में कई समाज सुधारकों ने क्या किया फिर, भारत में जो बहुत सारे समाज सुधारक थे उन्होंने सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन किए। फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही जो है समाज में सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लग गए थे धार्मिक सुधार के लिए। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन अगर मैं कहूँ तो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस आप बोल सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन थे, वो फर्स्ट था ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में, ठीक है। और किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने की। तो वो एक मानवतावादी जनतांत्रिक व्यक्ति थे, ठीक है। और जो हिंदू धर्म को कर्म कांडों से मुक्त कर उसे शुद्ध करना चाहते थे, यानी कि जो हिंदू धर्म में जैसे कर्मकांड होता है ना, तो उसको मुक्त करके वो शुद्ध करना चाहते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, ठीक है, बहुदेव मतलब बहुत सारे जो देवता होते हैं उसकी उपासना का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने साथ में किस चीज़ का विरोध किया, ये आपका हो गया। उसके बाद उन्होंने इसमें आपका और चीज़ों में जैसे कि उन्होंने जाति प्रथा, इन सब चीज़ों का क्या किया था, विरोध किया था। जाति प्रथा हो गया आपका, और साथ में छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, इसका भी उन्होंने कड़ा विरोध किया था। किसने, राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म समाज को लेकर आगे बढ़े, ठीक है। और उन्होंने धर्म को लेकर समाज में जो इतनी बुराइयां फैल रही है उसको लेकर उन्होंने प्रयास किए, और साथ में भारतीयों में एक नई तरीके की जागृति को पैदा किया ताकि वो इन सब चीज़ों को जो है ना माने। तो पहला ये था ब्रह्म समाज। दूसरा आपका आ गया आर्य समाज। तो आर्य समाज में क्या था, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1857 में हुई थी, ठीक है। और ये किसने की थी, स्वामी दयानंद जी ने, ठीक है। स्वामी जी ने एक ईश्वर में विश्वास, वो मतलब जो स्वामी जी थे वो एक ईश्वर पर विश्वास करते थे, ठीक है। और उन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध भी, अगर बात करें मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे वो। और उन्होंने जो विधवाएं होती हैं उनके पुनर्विवाह का भी क्या किया, समर्थन किया, तथा बाल विवाह, इन सब चीज़ का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो आर्य समाज एक राष्ट्रवादी देशभक्ति का आंदोलन था, कहीं ना कहीं ये देशभक्ति का, कि भाई देश को इन सभी चीज़ों से निकाल के आगे बढ़ाया जाए। तो ये समाज सुधार की बात की गई, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं
जो, और इसके अंदर आप और भी जो समाज सुधारक जो आंदोलन चलाए गए थे, आप और चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं, तो ये भी मतलब महत्वपूर्ण थे। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट इसका, तो पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा का प्रभाव। तो पश्चिमी सभ्यता तथा शिक्षा के प्रसार ने भी भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति लाने में विशेष योगदान दिया। तो अगर हम बात करें पश्चिमी सभ्यता, तो उसका प्रसार बहुत ज़्यादा हो चुका था, ठीक है, और इसमें राष्ट्रीय मतलब कहीं ना कहीं हुआ तो था, लेकिन साथ साथ में जो पश्चिमी सभ्यता थी उसका जो प्रसार बढ़ा, तो उसमें राष्ट्रीय जागृति भी आई, और उसने इसमें क्या क्या योगदान दिया, जैसा कि शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में से अज्ञानता का अंधेरा, यानी कि कहीं ना कहीं इसका भी फायदा था, क्योंकि अब नई जो शिक्षा है उसके अनुसार भी तो चलना था। तो भारतीयों में से अज्ञानता, मतलब जो अज्ञानता उनके दिमाग में थी, उस अंधेरे से उनको दूर किया, और पुराने जितने भी वहम भ्रम उन पे जो मतलब बहुत पीछा करते थे लोगों का, उससे भी उनको छुड़ाया गया, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के रूप में भारतीयों को संयुक्त भाषा प्रदान की, मतलब अंग्रेजी भाषा भी थी, लेकिन साथ में और भी जो भाषाएं हैं भारत के अंदर उनको भी मतलब रखा गया आगे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से भारतीयों को फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, ग्रीस आदि अनेकों देशों के इतिहास और उनके द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्षों को समझाने का अवसर मिला। यानी अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से जो भारतीयों को फ्रांस, अमेरिका जैसे जो देश हैं उनका इतिहास क्या रहा है, उन्होंने कैसे स्वतंत्रता प्राप्ति की, ये सारे संघर्ष भी समझाने का प्रयत्न किया गया। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उसके बाद आपका फोर्थ, राजनीतिक और प्रशासनिक एकता। तो अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है, तथा इसमें राजनीतिक एकता की कमी थी। तो मतलब इतनी राजनीतिक एकता इसमें थी नहीं, तो अंग्रेजों ने पहली बार भारत को राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकता प्रदान की, यानी इन्होंने साथ साथ में राजनीतिक तथा प्रशासनिक दोनों ही चीज़ों को क्या किया था, प्रदान किया था, ठीक है। उसके बाद यातायात तथा संचार के आधुनिक साधन। तो आधुनिक यातायात और संचार साधनों के प्रसार ने भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में भी मतलब कि भाई ये जो मतलब आधुनिक यातायात था इसका प्रसार तो हुआ, लेकिन साथ साथ में जो राष्ट्रवाद का प्रसार था उस पर भी जो है योगदान दिया गया। तो अंग्रेजों ने भारत में अपने आर्थिक तथा सैनिक हितों की सुरक्षा के लिए देश भर में रेलों, डाक, टेलीफोन आदि के व्यापक प्रबंध किए। मतलब ये सब उन्होंने किसके लिए किया था, अंग्रेजों ने अपने लिए, अपने आप को आर्थिक तथा सैनिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, है ना। तो इसको क्या किया, इसका प्रबंध किया इन सब चीज़ों का। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले जो लोग थे उनके बीच परस्पर मेल जोल बढ़ा। तो इससे फ़ायदा भी किसको हुआ, मतलब ये सब चीज़ अंग्रेजों ने अपने लिए की, लेकिन साथ साथ में इसको जो है लोगों को भी, भारत के लोगों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि परस्पर वो एक दूसरे से क्या बढ़ा रहे थे, यहाँ पे मेल जोल बढ़ा रहे थे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की भूमिका। तो अब अंग्रेजों ने भारत में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रसार किया। भाई अब वो अपने लिए तो सब कुछ इसमें कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने मतलब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दी, महत्वता दी, ठीक है। जिसकी वजह से भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में मतलब क्या हुआ, इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय जागृति थी वो पैदा हुई, ठीक है, और विशेष इसमें योगदान इसमें दिया गया था। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स है, बाकी इसमें आपके और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। और भारत का आर्थिक शोषण किस तरीके से हुआ, या फिर आप इसमें अंग्रेजी भाषा की भूमिका, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा इसमें बताया, और साथ साथ में इसमें विश्व के क्रांतिकारी आंदोलन, इसका प्रभाव, तो और भी इसमें काफ़ी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैंने कुछ मेन पॉइंट इसमें निकाले, और आप इसमें अगर आपको और भी इसमें अच्छा मतलब इस आंसर को और अच्छा बनाना, तो आप इसमें कुछ और पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से चैप्टर 3 का वीडियो था। होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।